नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करते हैं आपका प्रायोजित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी में हम लोग रोज लाते हैं हमारे एक दृष्टिबाधित साथी जो विशेष और बेहतरीन कर रहे हैं अपने लाइफ में और जिन्होंने छुआ है अपने ऊंचे मुकाम को। तो आज के इस कहानी में हमारे साथ हैं अक्षय सुराना जी, जो जोधपुर राजस्थान से हैं। तो अक्षय सुराना जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद सर। तो अक्षय जी, हालांकि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत सारे सिंगिंग आपके ऑडियोज वीडियोस सुनने को मिलते रहते हैं समय समय पर। तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपका शहर और अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में। जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं डॉक्टर अक्षय सुराना, जोधपुर राजस्थान से। मैं वर्तमान में स्कूल व्याख्याता संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ, जोधपुर में ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा में। और संगीत में शुरू से मेरी रुचि रही है। संगीत मेरा पैशन है और मैंने विधिवत संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की है, शास्त्रीय संगीत की। पंडित मुकुंद क्षीरसागर के निर्देशन में। जी। तो सर, अपने थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं, मतलब फैमिली में कौन कौन लोग हैं, आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं, पिताजी का क्या व्यवसाय है, माताजी क्या करती हैं? जी सर। मेरे पिताजी श्री दिलीप जी सुराना, आपका रियल एस्टेट का व्यवसाय है और माताजी मेरी गृहिणी हैं, श्रीमती शर्मिला सुराना। और मेरा ब्रदर है, वो भी पिताजी के साथ व्यवसाय में है। अच्छा। जी। अच्छा, तो आपने बताया कि फैमिली आपका व्यवसाय में जुड़ा हुआ है और पिताजी भाई जी सभी लोग उस व्यवसाय में काम कर रहे हैं। जी। तो अक्षय जी, सबसे पहले आप उस जगह से हैं जहाँ की बहुत ही महान गाथा है, यानी जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर से। तो अपने शहर के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा रूबरू कराएं, कैसा है आपका शहर? जी बिल्कुल। जोधपुर शहर की जहाँ तक मैं बात करूं तो 12 मई 1459 को राव जोधा जी ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, मेहरानगढ़ जिले का निर्माण आरंभ करके। और जोधपुर की यदि मैं बात करूं तो जोधपुर की बोली, जोधपुर का खान पान विश्व प्रसिद्ध है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। जोधपुर की मावा कचौरी, जोधपुर के मिर्ची बड़े विश्व में प्रसिद्ध हैं। और पर्यटक स्थल की जहाँ तक बात यदि मैं करूं तो मेहरानगढ़ का किला, उमेद पैलेस, ये सभी दर्शनीय स्थल हैं जोधपुर में। अच्छा, तो काफी अच्छा नॉलेज दिया आपने जोधपुर के बारे में। और रही बात खाने पीने वाली, तो आपने क्या बताया, एक मावा पकौड़ी और क्या बताया? मावा कचौरी और मिर्ची बड़ा। मावा कचौड़ी और मिर्ची बड़ा जी। इसके तो नाम में ही इतना मिठास है जी। तो फिर हम लोग का पक्का रहा मावा कचौड़ी और मिर्ची बड़ा के साथ। बिल्कुल, आप जोधपुर पधारिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा, आपने उसके कल्चर और संस्कृति के बारे में बताया, जोधपुर के बारे में। तो अक्षय जी, अब आते हैं आपके पूरे करियर के बारे में, आपके लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो अक्षय जी, कैसे, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू की और कहाँ से आपकी स्कूलिंग रही? जी सर, मेरी स्कूलिंग जो है वो नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर से हुई, कक्षा 12 तक की पढ़ाई। अच्छा। तत्पश्चात मैंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से ही ग्रेजुएशन प्लस बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन की। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा संस्कृत विषय से है और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इतिहास में मैं प्रथम दृष्टिबाधित स्टूडेंट था जिसने परीक्षा में टॉप किया था। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी इस उपलब्धि के लिए तो आपको सैल्यूट है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। जी।
और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में तत्कालीन राजस्थान के राज्यपाल महोदय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने मुझे 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत भी किया था। क्या बात है, क्या बात है। और कल्याण सिंह का संबंध हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से भी है। जी जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। जी जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आपके यहाँ के वर्तमान वो राज्यपाल रहे जब आपको पुरस्कृत किया उन्होंने। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाले मुझे तो लगता है आप पहले दृष्टिबाधित रहे होंगे। जी, जोधपुर में या जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अब तक के इतिहास में मैं एक ही व्यक्ति ऐसा रहा। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और अपने बारे में ये तो हो गई आपकी मतलब स्कूलिंग। अच्छा जी। तो अच्छा, एक चीज ये होता है हमारे दृष्टिबाधित साथियों के साथ, हम सभी के साथ, कि जब हम लोग शुरू में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जी, जैसे ब्रेल सीखना रहता है और भी चीजें सीखनी रहती हैं, तो घर वालों को भी बहुत चिंता रहता है और टीचर्स को भी बहुत मतलब इश्यूज रहते हैं कि कैसे वो हमें सिखाएंगे, कैसे हम सीख पाएंगे। अगर टीचर हमारा ब्लाइंड है जो हर चीज़ों को जानता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल टीचर है तो वो हमें सिखाने में थोड़ा सा मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं फील करता है। तो आपकी शुरू की पढ़ाई मतलब प्रारंभिक एजुकेशन कैसे शुरू हुई, ब्रेल कैसे सीखा आपने, कैसे रहा ये सफर? सर, क्योंकि मेरी आरंभिक पढ़ाई भी ब्लाइंड स्कूल में ही हुई थी, नेत्रहीन विकास संस्थान में। अच्छा, मतलब तो शुरू से ही आप वहाँ पे थे? जी, शुरू से मैं वहीं पढ़ा, तो वहाँ ब्लाइंड टीचर्स थे तो मुझे विशेष दिक्कत नहीं आई थी। जी जी, बिल्कुल 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 जी। और घर वालों का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है, तब हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो वो सपोर्ट मुझे शुरू से अब तक मिलता आ रहा है और पहले भी मिलता रहा। जी। तो आप फिलहाल में संस्कृत के लेक्चरार हैं, संस्कृत विषय आप पढ़ाते हैं, तो ये सफर कैसे आपने पूरा किया? मतलब संस्कृत पढ़ना, उसको पढ़ाना, अब फिर उसको पढ़कर जॉब प्राप्त करना, ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, कब हुआ, कब आपकी जॉब लगी, इसके बारे में मैं सोचता हूँ बताएं। जी सर, संस्कृत विषय में मेरी मुख्य रूप से रुचि जो है वो कक्षा 9 में हमारे अध्यापक आए थे, नए अध्यापक विद्यालय में। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था उससे मेरी रुचि संस्कृत विषय में धीरे धीरे बढ़ने लगी। अच्छा। और फिर जब कक्षा 10 का परिणाम आया तो भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे संस्कृत विषय में ही थे। अच्छा। और उसके बाद जब विषय चयन का अवसर आया तो कक्षा 11-12 में भी संस्कृत विषय मैंने चुना और ये सिलसिला आगे चलता गया, आगे बढ़ता गया। फिर कॉलेज में भी संस्कृत विषय एक विषय रहा। और जब बात आई पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, तब भी कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि अन्य किसी विषय में कर लो। इसमें संस्कृत के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग बोलते हैं संस्कृत में आप करियर नहीं बना सकते। इसमें हो सकता है कि स्टडी मटेरियल भी ना मिले, कोई राइटिंग करने वाला, क्योंकि आप जानते ही हमें राइटर की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई राइटिंग करने वाला स्टूडेंट ठीक मिले या ना मिले, तो ये सब चुनौतियां भी थी। और कई लोगों ने सजेशंस भी दिए थे अन्य किसी विषय में करने के। लेकिन चूंकि मेरा इंटरेस्ट संस्कृत में था तो मैंने सोचा जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना करेंगे, और अंत में यही फैसला किया कि संस्कृत में एमए करेंगे। जी, क्या बात है। तो चुनौतियां तो आई, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आए और अंत में यह पता चले कि आपने सभी विद्यार्थियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वो सभी चुनौतियां गौण हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, वो दौर बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए, जब ये संस्कृत विषय का चुनाव करने वाला जब दौर रहा होगा, काफी लोग आपको मतलब प्रोत्साहित किए होंगे कि यार संस्कृत मत लो। जी सर, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो दौर था वो बड़ा चुनौतीपूर्ण था। बिल्कुल। और एमए करने के पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग में वैकेंसी आई थी फर्स्ट ग्रेड की या स्कूल लेक्चरर की। तो उसमें प्रथम प्रयास में मेरा सिलेक्शन हो गया था। 2017 से मैं कार्यरत हूँ। अच्छा, 2017 से? जी। अच्छा, तो अच्छा, राजस्थान में जो मतलब सैलरी का स्केल है वो कैसे डिसाइड होता है, कितनी सैलरी मिलती है वहाँ पर?
मतलब आप तो इंटर कॉलेज में पढ़ाते होंगे ना? स्कूल में, सीनियर स्कूल में। हाँ हाँ, वही मतलब है, सीनियर स्कूल। जी जी। अच्छा। सैलरी का सर 7 पे कमीशन आने के बाद 2 वर्ष तक तो फिक्स सैलरी रहती है। अच्छा। आपकी जॉब किस ग्रेड में है उसके अनुसार फिक्स निर्धारित है अमाउंट। और उसके बाद जो है वो DA, HRA और ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद। अच्छा, 2 वर्ष तक पीरियड निकलने के बाद। 2 वर्ष तक वो आपको टेम्परेरी बेस पे रखते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा जी। यूपी में ऐसा नहीं है, वो यूपी में मतलब शुरू से ही HRA वगैरह और DA वगैरह इंक्लूड होने लगती है। जी। चलिए, तो मतलब फिर आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग में एग्जाम दिया और वहाँ पर आप सेलेक्ट हुए और आप जॉब कर रहे हैं 2017 से? जी सर। अच्छा, ये तो हो गई आपके जॉब के बारे में और आपके संस्कृत विषय के इंटरेस्ट के बारे में, कैसे आपने उसकी पढ़ाई की। अब जो दूसरा सबसे बड़ा पहलू सामने है आपके जीवन का, कहे तो आपके जीवन का दूसरा आईना, वो है संगीत। तो संगीत की इंटरेस्ट कब से जगी और कब आपने संगीत सीखा, इसके बारे में बताएं। जी सर, बिल्कुल। संगीत में इंटरेस्ट मुझे विद्यालय शिक्षा से ही था। हमारे विद्यालय में अन्य विषयों के अतिरिक्त संगीत विषय भी था कक्षा 8 तक। तो उस समय से शुरू से ही इंटरेस्ट था और फिर मैंने विधिवत शिक्षा लेना भी आरंभ कर दिया था लगभग 10 वर्ष की आयु में संगीत की। अच्छा। ग्वालियर घराने के ख्यातनाम आर्टिस्ट पंडित मुकुंद क्षीरसागर से मैंने लगभग 8-9 वर्ष तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तो ये सर कहाँ पर आपको मिलते थे? मतलब वो तो ग्वालियर घराने के हैं, वो आपके... नहीं, वो रहते जोधपुर में ही हैं और मुझे घर पे आके पढ़ाते थे, होम ट्यूशन। क्या बात है। जी जी। तो अब चूंकि संगीत की बात हो चली है और आप एक संगीत के पैशनेबल हैं, मतलब संगीत आपका एक जोश है, जुनून है, तो हमारे श्रोताओं को जरूर अपने पसंद का कोई एक मुखड़ा किसी गीत का जरूर सुनाएं। जी सर, बिल्कुल। मुखड़ा सुनाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि जैसा कि आपने भी सुना होगा और श्रोताओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा अपना YouTube चैनल भी है। जी जी हाँ, उसके बारे में बताएं। जी जी जी। उस YouTube चैनल पे लगभग 100 से अधिक वीडियो अपलोडेड है, जिसमें गीत, गजल, भजन, नए पुराने गीतों का संगम, ये सभी अपलोडेड हैं। तो आप यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी जी, सर का जो चैनल है, आप सर नाम से ही आपका चैनल है? जी सर, अक्षय सुराना नाम से ही मेरा चैनल है। अक्षय सुराना नाम के साथ सर का चैनल है। तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितने भी श्रोता हिंदुस्तान के किसी भी कोने से सर को सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप लोग जरूर चैनल पर जाएं, विजिट करें, उसके सॉन्ग को सुने, शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई उसमें आपको लगता है कि त्रुटि है, हालांकि सर तो इतना अच्छा गाते हैं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें त्रुटियां भी निकालते रहते हैं। तो अगर आपको कोई लगता है कि कुछ जेन्युइन कोई उसमें कमी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग और उसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो सर जरूर हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा एक मुखड़ा सुनाए जो भी आपको गीत पसंद। जी जी बिल्कुल। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर
घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से ढलकर घन घोर अंधेरा भागे। कहीं धूप मिले कहीं छाँव खिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है सर। और आपने यहाँ पर सुनाकर मतलब हम लोगों को वहाँ पर ले गए जहाँ पर हम एक कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसे गगन के नीचे हम लोग रह रहे हैं जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जी बिल्कुल जी। तो अच्छा सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और अपने बारे में बताया, अपने जीवन के जो मतलब पहलुओं से हमें साझा किया। और हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि हमारे दृष्टिबाधित तो होने के नाते हमारा जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहता है। बिल्कुल। तो आपको आपके जीवन में कभी ऐसा लगा जब आप मतलब काफी संघर्ष की स्थिति में थे, आपको ऐसा लगा कि यार इस स्थिति से मैं कैसे निकलूं? क्या वो माहौल था, क्या वो मोड़ थी? हमारे श्रोताओं को अगर साझा कर सकें तो। जी सर बिल्कुल जी। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब मैंने एमए संस्कृत में करने का फैसला किया तो वो समय बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध बड़ी मुश्किल से हो पाई थी उस समय। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पढ़ने का जो जरिया है या साधन है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है। तो राइटर की या एग्जाम देने की बात तो बहुत दूर हो गई, लेकिन जो पाठ्य सामग्री है उसको जुटाना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था। तो ऐसे समय में लगता था कि काश हम पुस्तकें पढ़ पाते या कुछ ऐसा रिकॉर्डेड मटेरियल पहले से अवेलेबल होता तो इतनी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। जी 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 बिल्कुल, काफी चुनौतीपूर्ण समय रहा आपको। तो अक्षय जी, हम जानते हैं कि चुनौतियों से लड़कर ही मंजिल मिलती है और चुनौतियों को पीछे छोड़कर हम जीवन को आगे बढ़ते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इन चुनौतियों को, बाधाओं को पार करके आपने जीवन में वो कौन सा ऐसा पल था जिस दिन आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली थी? वो कौन सा पल था, वो कौन सा दिन था, वो कौन सा लम्हा था? हमारे श्रोताओं से जरूर साझा करें। जी सर, दो ऐसे मोमेंट मैं याद कर पा रहा हूँ अभी। जी जी। पहला तो वह क्षण था जब कक्षा 10 में मैंने 80% अंक प्राप्त किए थे, और इस उपलब्धि के लिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ वर्ष 2007 की, आज से 16 वर्ष पहले की। अच्छा 2007। जी, तो उस समय एक दिव्यांग विद्यार्थी के लिए इस स्तर तक पहुंचना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब जोधपुर जिला प्रशासन ने मुझे जिला स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया था। क्या बात है। तो जी, और दूसरा जो सबसे गौरव का क्षण था वो जब दीक्षांत समारोह में तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने मुझे स्वर्ण पदक पहनाया। जी, वो क्या बात है। उससे गौरवशाली पल तो शायद नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जीवन में ऐसे ही गौरवशाली पल आते रहे, आप ऐसे ही ऊंचाइयों को छुए, बुलंदियों को छुए, ऐसी ही हमारी प्रभु से कामना है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे अक्षय जी, और बातों को हम आगे ले चलेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का मेन सपना क्या है? मेन मतलब आपने दूसरे शब्दों में तो मेन उद्देश्य क्या है आपके जीवन का? क्या आपने सोच के रखा हुआ कि आपको लाइफ में क्या करना है? सर, सपने की यदि बात करूं तो मेरी दिली इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि संस्कृत विषय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक पहुंचूं। क्या बात है, बहुत अच्छा जी। तो पीएचडी तो आपका कंप्लीट हो ही गया है? जी अब सर। बस अगला स्टेप ये है कि गवर्नमेंट जब वैकेंसीज निकाले तो आप वहाँ पर अप्लाई करें और इंटरव्यूज ही होता है, बाकी तो इसमें तो एग्जाम शायद नहीं होते हैं।
नहीं, राजस्थान में एग्जाम और इंटरव्यू दोनों हैं सर। अच्छा अच्छा, ओके जी। तो बहुत अच्छी बात है, और आप ज़रूर इस अपने मुकाम को प्राप्त करेंगे। आप ज़रूर अपने इस जो आपने सोचा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना, वो ज़रूर पूरा होगा। उसके लिए आपने पहला स्टेप तो पार कर ही लिया है, आपका पीएचडी कंप्लीट हो ही गया है। अब दूसरा जी स्टेप वो सरकार के ऊपर है, सरकार कब वैकेंसी निकालती है, तो आपका ये काम तो होना तय ही है। जी। अच्छा, शुक्रिया तो सर, धन्यवाद। तो आपने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी क्या बना के रखी हुई है? कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, या कैसे इंटरव्यू को क्रैक करेंगे? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जी सर, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। अच्छा, नोटिफिकेशन आ गया। हाँ जी। अच्छा। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है हाँ हाँ। ऐप के जरिए, और मैंने अच्छा, नैब प्रिपरेशन ये की। ऑनलाइन कोर्स देता है पीएचडी, मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? जी, क्या बात है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से। जी सर। बहुत अच्छा काम नैब कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया। तो वो कोर्स आपने ऑलरेडी परचेज करके उसको आप रिवीजन कर रहे हैं? जी सर, अभी तो मैंने परचेज किया है, 2 दिन ही हुए हैं, 2-3 दिन। अच्छा 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 तो अच्छा, अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। ओके 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 ओके। जी तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन भी आ गया है, और आपने उसके लिए अपना कदम भी बढ़ा दिया है। जी। तो बहुत जल्दी, यानी अगली बार हम लोग जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तब इंटरव्यू लेंगे, यानी आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी चल रहा है 2023 ना? जी 2023 का, हाँ, तो 2023 में तो फाइनल हो जाएगा ये। बिल्कुल 2023 दिसंबर तक तो मुझे लग रहा है ये फाइनल हो जाएगा वैकेंसी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सर कि ऐसा ही हो। ठीक है, तो हम वेट करेंगे आपका, और जल्द ही हम लोग मिलेंगे दिसंबर में 2023 दिसंबर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा रहा, आपने अपने जीवन के बारे में इतने सारे बातें शेयर की हमसे, अपने जीवन के उतार चढ़ाव बताए, अपने जीवन के वो लम्हे हमसे शेयर किए जिस लम्हों में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और जी अक्षय जी, चलते चलते अब चूंकि हमारे प्रोग्राम का समय भी हो रहा है, तो हमारे उन श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से? क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दृष्टिबाधित साथियों को? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल। जो मुझे भी बहुत इंस्पायर करती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सत्य भी है, कोशिश करते करते एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। तो अक्षय जी, आप इतनी अच्छी बातें की आपने, अपने श्रोताओं को इतना अच्छा मोटिवेट भी किया। तो चलते चलते हम किसी एक और गीत का आपसे मुखड़ा जरूर सुनना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए। जी सर, बिल्कुल। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग जुड़ रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। शुक्रिया।
थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। ये तो गीत आपने सुनाकर एकदम बचपना याद करा दिया। बहुत अच्छा, क्या बात है अक्षय जी। थैंक यू सर। तो अक्षय जी, आपसे बात कर कर बहुत सी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सी चीज़ें समझने को मिली और बहुत सी चीज़ें डिसाइड करने को भी मिला। खासतौर से हमारे उन दृष्टिबाजी साथियों को यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि वो कैसे एक संस्कृत विषय के साथ अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, संस्कृत विषय के साथ अपना करियर बना सकते हैं, संस्कृत विषय के साथ वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि संस्कृत विषय से बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे, मैं दृष्टिबाधित की क्या बात करूं, सामान्य लोग बहुत डरते हैं। दृष्टिबाधित तो मान लीजिए कि उनको तो राइटर के भरोसे ही उनका काम होना है, लेकिन सामान्य लोग बहुत ज़्यादा संस्कृत से डरते हैं। तो ये संस्कृत का जो फियर है वो आपने तो एकदम यहाँ पर कम कर दिया और जी बहुत सर, अच्छा ये लगा। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि संस्कृत विषय कठिन है। हाँ हाँ हाँ। या ऐसा सोचना बड़ी भ्रांति है, मैं समानता हूँ। जी जी यदि सही मार्गदर्शन मिले और विद्यार्थी की रुचि हो तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर इस इंटरव्यू प्रोग्राम को तो सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि संस्कृत रूपी जो उसका भूत है वो भाग जाएगा सभी का। जी बिल्कुल। जो संस्कृत विषय का डर है लोगों का वो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, हमारे साथ जुड़े, इतना आपने बात शेयर किया। तो अच्छा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे उन श्रोताओं की सुविधा के लिए अगर कोई संस्कृत विषय से आपसे संपर्क करना चाहता है तो अपना एक बार नंबर बोल दें, तो अगर कोई संस्कृत में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आपसे संपर्क कर सकता है। जी सर, बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर है 9414430000। जी सर, एक बार और बोल दें सर। रिपीट कर रहा हूँ जी, 9414430000। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना नंबर भी दे दिया। तो भैया, हमारे दृष्टिबाधित साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर संस्कृत विषय को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे अक्षय सर हैं, आप जाइए उनसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो अक्षय सर, आप हमारे साथ आए, इतना बड़ा आपने बातें शेयर की, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, तो इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस योग्य समझा, बहुत बहुत धन्यवाद।